हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं Q&A सेशन करने वाला हूँ। जो भी सवाल मुझे आप पूछना चाहते हो आप मुझे पूछ सकते हो, जिसका जवाब मैं मेरी फेस रिवील की वीडियो में दूंगा। तो आपको जो भी सवाल करने हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिसका जवाब मैं आपको जल्द से जल्द दे दूंगा। तो आंखें बंद कर लीजिए और ईयरफोन्स लगा के मेरी स्टोरीज को इमेजिन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पार्थ है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरी मम्मी ने मुझे कुछ सालों पहले सुनाई थी। तो हुआ यूँ कि मेरी मम्मी गुजरात की एक बड़ी सी स्कूल में टीचर का काम करती थी। सारे लोग मेरे मम्मी से खुश थे क्योंकि मेरी मम्मी अपने काम की पक्की थी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि एक दिन वो स्कूल से बाहर गेट तक जा रही थी। उन्होंने देखा कि एक लड़की अचानक से नीचे गिर रही है। मेरी मम्मी ने देखा कि वो लड़की जिस तरीके से गिर रही है उस तरीके से कह सकते हैं कि पीछे से किसी ने धक्का मारा होगा। पर जब मेरी मम्मी ने पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मेरी मम्मी ने उसे बचाने की कोशिश की पर वो नीचे गिर गई। वो सीढ़ियों से अब नीचे गिर चुकी थी। उसके सर से खून निकल रहा था। बहुत सारे लोग थोड़ी ही देर में जमा हो गए। उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाने कोई भी रेडी नहीं हुआ। इसलिए मेरी मम्मी और उस लड़की के 3 क्लासमेट चारों मिलके उसे हॉस्पिटल लेने को तैयार हो गए। उस लड़की को वो उठाने की कोशिश कर रहे थे, पर मम्मी कहती है कि उस लड़की का वजन जैसी वो दिखती थी उससे 10 गुना ज़्यादा था। उस लड़की का वजन बहुत था। पर जैसे तैसे करके वो लोगों ने उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाया। उस लड़की के बहुत सारे टेस्ट किए गए, पर डॉक्टर को उस लड़की के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिली। सारे टेस्ट नेगेटिव आ रहे थे। डॉक्टर्स भी अब हार मान चुके थे। मेरी मम्मी डॉक्टर से बात ही कर रही थी कि वो लड़की जहाँ पड़ी हुई थी अचानक से उसका शरीर थोड़ा ऊपर तैरा, जैसे कि मूवीज में तैरता हो वैसे तैर रहा था। इस चीज को भले ही हम लोग ना माने, पर मेरी मम्मी ने अपने आंखों से देखा था। वो दृश्य देखकर डॉक्टर्स भी बहुत डर गए। अब उनको भी बहुत डर लग रहा था। अचानक से वो लड़की की बॉडी धड़ाम से नीचे गिर गई और वो लड़की उठ के जैसे छोटे बच्चे रोते हो ऐसे रो रही थी। उसकी आवाज़ सुन के तो मेरी मम्मी और डॉक्टर सारे लोग डर गए। तुरंत ही उस लड़की के मम्मी को बुलाया गया। उस लड़की के मम्मी और उस लड़की के मामा जी दोनों मिलके आए और तुरंत ही उसके मामा जी ने उस लड़की के ऊपर गंगा जल छिड़का, कुछ मंत्र पढ़े और फिर पानी छिड़का। उस लड़की के मम्मी से पूछने पर यह पता चला कि उस लड़की के ऊपर पिछले 2-3 महीने से किसी ने काला जादू करके रखा है और काला जादू करने वाला उन्हीं के परिवार में से है। तो बात यूँ थी कि उस लड़की के पिताजी बहुत पैसे वाले थे और उनके जो भी सगे थे वो गरीब थे और ये लड़की दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। तो कहीं ना कहीं उनके रिलेटिव्स को इस लड़की से जलन होने लगी थी और हाल ही में ही उस लड़की ने स्कूल में टॉप किया था और स्टेट लेवल में जीके में फर्स्ट आई थी। अब वो लोगों से देखा नहीं गया, इसलिए उस लड़की के ऊपर वो लोगों ने काला जादू किया। पिछले 2 महीने से उस लड़की की हालत ऐसी है। कभी कभी तो वो लड़की आधी रात को उठ जाती और बिल्डिंग के ऊपर जाके और फिर नीचे कूदने की कोशिश करती। और एक बार तो उस लड़की ने अपनी मम्मी के ही लंबे बाल काट दिए और उसे जलाने लगी। पर भगवान का खैर है कि झाड़ फूक करने के बाद, बाबाओं को मिलने के बाद उस लड़की की हालत में सुधार आया। मैंने फिर मेरे मम्मी से पूछा कि उस लड़की की हालत अब कैसी है। तो मम्मी ने कहा कि उसकी हालत बहुत अच्छी है और वो लड़की अब नॉर्मल भी हो चुकी है। मैं औरंगाबाद की रहने वाली हूँ। तो हुआ यूँ कि ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं मेरी कजिन्स के घर पुणे में गई थी। मेरी 3 कजिन्स थी जो कि मुझसे छोटी थी। तकरीबन 2-3 साल वो मुझसे छोटी होगी। हम लोगों ने सोचा कि वैसे भी हम लोग बोर हो चुके हैं तो क्यों ना हम लोग नाइट आउट करें। तो फिर मेरी उन कजिन्स में से ही एक कजिन ने कहा कि
पास ही में ही उसके दोस्त का घर है जो कि इससे भी बड़ा है, और वो भी हमें इनवाइट कर रही है कि हम उसके घर ही कुछ नाइट आउट जैसा प्लान बनाए। और क्या था, हम सारे लोग रेडी होके उसकी दोस्त के घर चले गए। उसकी दोस्त का घर बहुत बड़ा था। हम लोगों ने फिर थोड़ी देर बातें की और फिर टॉपिक अचानक भूतिया घटनाओं पे मुड़ गया। सब लोगों ने अपने साथ घटी डरावनी घटनाओं के बारे में सुनाना शुरू कर दिया। मेरे कजिन के उस दोस्त ने कहा कि एक बार उसने अपने बेडरूम से बाहर खिड़की के पास कुछ आवाजें सुनी जो कि ऐसी थी कि जैसे 2-3 लोग मिलके खिड़की के बाहर जानबूझ के उसे डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहे हो, और वो कभी उनकी बातों को समझ नहीं पाई। और जब भी उठती तो वो देखती कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर हम लोगों ने उसे दिलासा देने की कोशिश की कि ये सिर्फ तुम्हारा बुरा सपना होगा। फिर बाद में हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स पी और फिर थोड़े स्नैक्स खाए जो कि उसी दोस्त के मम्मी ने बनाए थे। अब तकरीबन 1:30 बज चुके थे। हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोगों को सो जाना चाहिए। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हम लोग 5 लोग थे। मेरी 3 कजिन्स, मैं और उन कजिन्स की दोस्त। हम पांचों लोग नीचे ही गद्दा बिछाकर सो गए। सीन ऐसा था कि मेरी 3 कजिन्स बीच में सो गई थी और मैं एक कोने में थी और उनकी दोस्त दूसरे कोने में थी। हम पांचों लोग अब सो गए थे। अचानक से मुझे ऐसा सपना आया कि जैसे कि एक खुले ग्राउंड में अकेली हूँ, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बहुत सारी हड्डियाँ एक गोले में बिछी हुई है, और वो गोला इतना बड़ा था कि पूरा ट्रक उस गोले में आ जाए। और मैंने ध्यान से देखा कि कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और 4 बकरियों को नीचे सुला दिया गया है। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद वो लोगों ने अपने हाथ में एक बड़ी सी तलवार ली और उन बकरों को काट दिया। वो सीन देख के मैं बहुत डर गई थी। मैं चिल्लाना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों मैं वहां से ना तो हिल पा रही थी ना तो कुछ बोल पा रही थी। और अचानक से उनमें से एक की नज़र मेरी तरफ पड़ी। अब मैं उनके चेहरे एकदम साफ साफ देख सकती थी। उनके चेहरे एकदम से काले थे और उनकी आंखें भी एकदम सफ़ेद थी। कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ वाइट कलर ही दिख रहा था। वो देख के तो मैं और डर गई। मैं भागना चाहती थी क्योंकि अब वो साए मेरी तरफ ही बढ़ रहे थे। मैंने फिर हनुमान जी का नाम लिया और जैसे तैसे करके वहां से हिलने की कोशिश करने लगी। हनुमान जी का नाम लेते ही मैं अब भाग रही थी और अचानक से मैं उठ गई। मैं चिल्ला के अपने दूसरे कजिन्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। जब मैंने उठ के टाइम देखा तो रात के 3:13 हो रहे थे। मेरा शरीर अब पसीने से पूरा भीग रहा था, पर जैसे तैसे करके मैंने खुद को दिलासा दिया कि ये सिर्फ एक बुरा सपना है। जैसे तैसे करके मैंने वो रात गुजारी। दूसरे दिन सुबह उठकर मैंने ये सपना मेरे कजिन से और उनकी दोस्त से डिस्कस किया, तो उसकी दोस्त ने कहा कि मुझे भी यही सपना आता है। कभी कभी ये सपना इतना भयंकर होता है कि मुझे लगता है कि ये सच में मेरे साथ घट चुका है। एक बार जब वो नहाने गई थी तो उसे एक काला साया अपने बाथरूम में दिखा। फिर उसने आंखें बंद करके अपनी आंखों को मल के फिर से वहां देखने की कोशिश की, पर इस बार उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने सोचा कि ये उसका भ्रम होगा। फिर हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि ये घर काला जादू करने वाली जगह पे बना है, इसलिए हम लोगों को वैसे सपने आए। खैर, ये तो सिर्फ हमारा गेस था, पता नहीं इन सारे सपनों का क्या कारण होगा। ये घटना मेरे दादी जी के साथ घटी थी, और ये घटना हैदराबाद के पास ही के ही एक जगह जिसका नाम यादगिरी गुट्टा है उसी के आसपास की है। तो ये घटना 50 साल पहले की है। मेरी नानी मेरी मम्मी को और मेरे मामा को लेके अपने ही किसी रिलेटिव्स के घर जा रही थी, और उनका घर तकरीबन 30-35 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। तो उस टाइम पे होता यूँ था कि ऐसे ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं हुआ करती थी, तो लोग ज़्यादातर चल के ही जाते थे। मेरी नानी माँ ने खाना लिया और पानी लेके अपना सफ़र शुरू कर दिया। मामा जी की उम्र उस टाइम पे 2 साल की थी और मेरे मम्मी की उम्र 6 या 7 साल की थी। मम्मी चलते हुए जा रही थी और नानी माँ मामा को गोद में उठा के जा रहे थे, और वो एरिया एकदम जंगल जैसा है।
अगर आप कभी भी उस जगह पे गए हो तो आपको पता होगा कि अभी भी वो एरिया जंगल के जैसा ही है। तो उस टाइम पे वो एरिया और जंगली था। मेरे मामा को उठाने के चक्कर में मेरी नानी थक जाती थी। थोड़ा चलते चलते वो बैठ जाती थी। ऐसा करते करते वो लोगों ने 1.5 दिन लगा दिए। और वो तकरीबन थोड़े ही किलोमीटर दूर थे कि वो लोगों को एक गांव दिखा। नानी माँ का कहना यह है कि उस गांव से 2-3 किलोमीटर ही उनके रिलेटिव्स का घर है। पर नानी माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन से दिशा में जाए, क्योंकि वो बहुत टाइम के बाद अपने रिलेटिव्स के घर जाने वाली थी। तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत जो कि पेड़ के नीचे बैठी हुई है वो नानी माँ को ही देख रही थी। नानी माँ ने सोचा कि यह पक्का गांव की औरत होगी और इस औरत को सब कुछ पता होगा। उन्होंने फिर उस औरत से एड्रेस पूछा तो उस औरत ने वो लोगों को एड्रेस बताया। नानी माँ फिर चलना शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद जब वो चल के एक जगह पे पहुंची तो उन्हें समझ में आया कि वो वही घूमते फिरते इसी जगह पे आ रही है। 3-4 बार उन्होंने ट्राई किया। हर बार वो बूढ़ी औरत जो कि पेड़ के नीचे बैठी है नया नया रास्ता दिखाती, पर हर बार मेरी नानी उसी जगह पे आ जाती। अब नानी थक चुकी थी कि अचानक ही उनके पीछे एक आदमी आया जिसकी उम्र 30-35 साल की होगी। उसने कहा कि आप इस पेड़ को क्यों घूर रही हो? मैंने आपको दूर से देखा कि आप बार बार कहीं पे जा रही हो और इस पेड़ के पास आके कुछ बड़बड़ा रही हो। तो नानी माँ ने कहा कि वो उस बूढ़ी औरत से बात कर रही है जो कि पेड़ के नीचे आराम कर रही है। फिर उस आदमी ने कहा कि आप क्या कह रही हो, वहाँ तो कोई भी नहीं है। जब मेरी नानी ने अच्छे से देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। उस आदमी ने कहा कि जिस बूढ़ी औरत को आपने देखा है वो एक आत्मा है। वो लोगों को गलत रास्ता दिखाती है और यहाँ वहाँ भटकाती है और जब लोग थक जाते हैं तो वो उनका शिकार करती है। ये तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप लोग बच गए। फिर उस आदमी ने मेरी नानी माँ को सही से एड्रेस दिया और मेरी नानी माँ अपने रिलेटिव्स के घर पहुँच गई। उन्होंने खैर मनाई कि उन लोगों की जान बच गई, क्योंकि उनके साथ बच्चे थे और उनके साथ कुछ भी हो सकता था। बस ये तो भगवान की कृपा थी कि उनकी जान बच गई। मेरा नाम अशरफ है और मैं कर्नाटका के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं 8 साल का था। अगर उस दिन मेरे दादाजी नहीं होते तो शायद बहुत सारे लोग उस दिन मारे जाते। तो घटना कुछ ऐसे शुरू होती है। मेरे दूर के रिश्तेदार की शादी थी। वो मेरा कज़िन था और वो शादी रामनगर नाम के एक जगह पे थी जो कि मैसूर के पास ही पड़ता है। तो जो वो मेरी चाची थी उन्होंने एक घर भाड़े से लिया था, क्योंकि उनका घर छोटा था और उनको जो घर मिला था उनको अच्छे दाम में मिला था। वो घर इतना बड़ा था कि जैसे एक हवेली हो। उस घर की 6 रूम्स थी और बाहर इतना बड़ा हॉल था कि तकरीबन 40-50 लोग सो जाए। और था भी ऐसा, हमारे रिलेटिव्स बहुत सारे लोग थे, उनके लिए जगह का बंदोबस्त करना ही था। तो हुआ है कि दूसरे दिन शादी थी और शादी के एक दिन पहले हमारे वहाँ दावत की जाती है, जहाँ पे लड़कियों के साइड से थोड़े लोग आते हैं और फिर सब लोग दावत करते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूँ, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। चाहे मैं जहाँ भी हूँ, मैं मेरे खुद के घर में भी डरता था। तो ये जगह मेरे लिए नई थी। उस घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था, इसलिए मेरी चाची ने वहाँ पर कैंडल्स लगाई और फिर थोड़े चिराग लगा दिए, जिससे कि किसी को भी कोई भी तकलीफ ना हो। उन 6 रूम्स में से सिर्फ 2 रूम्स ही खुली थी। उस रात को दावत ख़त्म होते होते बहुत लेट हो चुका था। सारी औरतें वहाँ के बर्तन साफ कर रही थी और कुछ साफ सफाई कर रही थी, क्योंकि दूसरे दिन ही शादी थी। सब लोग काम खत्म करके थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहते थे और सारे मर्द दूसरे दिन की शादी की चीज़ें प्लान कर रहे थे। तकरीबन 1 बजे हम लोग सोने गए। मैं आपको बता दूँ, जैसे ही मैं उस घर में एंटर हुआ मुझे बहुत डर लगने लगा। पता नहीं क्यों मुझे अलग ही फीलिंग आ रही थी।
मैं अब मेरे मम्मी के पास ही सोना चाहता था, क्योंकि मम्मी के पास मुझे डर नहीं लगता। मेरे छोटे छोटे भाई बहन मेरा मजाक उड़ा रहे थे, पर क्या करता, डर के आगे मजाक भी कुछ नहीं है। पर मेरी किस्मत खराब थी कि वहाँ पे सारी औरतें सोई हुई थी। मैं फिर कोने में जाके मर्दों के साथ सो गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं मेरी मम्मी के पास जाके सोना चाहता था, क्योंकि मुझे हमेशा ही मम्मी के पास सेफ फील होता। मैं मम्मी को उठा के भी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो पहले ही इतना थक चुकी थी कि वो जैसे ही बिस्तर पर पड़ी वो सो गई। खैर, जैसे तैसे करके मैंने सोने की कोशिश की। जैसे ही मैं थोड़ी नींद में आया, मुझे अचानक से ज़ोर से दरवाजे को पटकने की आवाज़ आई। मैं उस आवाज़ से जैसे ही उठा, मैंने देखा कि मेरे मम्मी ने मुझे कस के पकड़ लिया है और सारे लोग साइड में आ गए हैं। जो दरवाज़ा बंद था, उस दरवाजे के अंदर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी और कोई अंदर से दरवाज़ा खटखटा रहा था। हम लोगों ने सोचा कि शायद कोई बदमाश या फिर कोई चोर घुस आया होगा जो हम लोगों के साथ ऐसा कर रहा है। अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ आ रही थी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, ये मेरी जगह है, दरवाजा खोलो। बस यही आवाज़ें आ रही थी और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटने की आवाज़ आ रही थी। सब लोग इतना डर चुके थे कि छोटे छोटे बच्चे तो रोने लग गए थे। उनकी मम्मियाँ उन बच्चों को चुप करा रही थी। मैंने हमारे मम्मी से पूछा, मम्मी ये सब क्या है? तो उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मेरे दादाजी, जो कि बाहर सोए हुए थे, वो अंदर आए और ज़ोर से बोले, कौन हो तुम? तो वो आवाज़ ऐसे आई। ये मेरी जगह है, दरवाजा खोलो पहले। मेरे दादाजी ने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें? वो बस यही बस बोल रही थी। फिर वो हुआ जो शायद किसी ने नहीं सोचा था। जिस कजिन की शादी होने वाली थी, उनको सारे लोग प्यार से बाबू कह के बुलाते थे और वो आवाज़ भी कुछ ऐसे आने लगी। दरवाजा खोलो बाबू। ये आवाज़ सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अब ऐसी परिस्थिति आ चुकी थी कि ना तो कोई बाहर जा सकता था, ना तो कोई अंदर आ सकता था। और मेरी चाची जी, उनके बेटे का नाम सुन के तो रोने लगी। सारी औरतों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया और सारे मर्द लोग बाहर डिस्कस कर रहे थे कि अब इसका क्या किया जाए, क्योंकि दूसरे दिन ही शादी थी और इन सारी चीज़ को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुलझाना चाहते थे। दादाजी ने फिर मग में से थोड़ा पानी लिया और उस दरवाजे के पास जाके आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे और कुछ आयतें पढ़ने लगे। उन्होंने मग के पानी के अंदर फूंक मारी और उस पानी को उस दरवाजे के ऊपर छिड़कने लगे। उस दरवाजे के अंदर से अब जोर जोर से आवाजें आ रही थी। कौन हो तुम? ये सब बंद करो, ये जगह मेरी है। बस यही आवाज़ रिपीट मोड पे आ रही थी और मेरे दादाजी अब जोर जोर से आयतें पढ़ रहे थे और उस दरवाजे पर पानी छिड़क रहे थे। और अचानक से सब कुछ शांत हो गया। सब लोग इतना डर चुके थे कि उस शांति में भी लोगों को डर ही नजर आ रहा था। जैसे ही वो आवाज़ बंद हुई, मेरे दादाजी नीचे गिरने लगे। सारे लोगों ने आके उनको संभाला। उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहे थे। तकरीबन 15 मिनट तक उनकी तबीयत ऐसी रही। उनको पानी पिलाया गया, डॉक्टर्स को भी बुलाया गया, तब जाके उनकी तबीयत ठीक हुई। उन्होंने कहा कि आज रात सो जाओ, अब कुछ भी नहीं होगा, अब जो भी बातें होगी सुबह में होगी। पता नहीं, दादाजी बहुत सीरियस थे। जैसे तैसे करके हम लोगों ने वो रात गुजारी। जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। औरतें अपना काम कर रही है और मर्द भी सारे अपना काम कर रहे थे। शादी ख़त्म होने के बाद दादाजी ने हम लोगों को बताया कि वो रूह इस घर में बहुत सालों से है और उसको हमारा जाना पसंद नहीं आया। उन्होंने चाची जी से पूछा तो चाची जी ने कहा कि उनके किसी रिलेटिव ने उनको ये घर लेने को सुझाव दिया था।
क्योंकि वो घर उनको सस्ते में मिल रहा था। चाची जी ने सबसे माफ़ी मांगी। दादाजी ने उनको खूब डांट लगाई। पर हम लोगों ने खैर ये मनाई कि हम लोगों की ज़िंदगी बच गई, वरना उस रात को किसी के साथ कुछ भी हो सकता था। क्योंकि दादाजी ने कहा था कि अगर आयतें ना पढ़ते तो वो साया बाहर निकलता और किसी ना किसी को मार ही देता। मेरा नाम सत्या है। यह घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। तो हुआ यूँ कि हम लोगों का 10 लोगों का स्टाफ था, इसलिए हम लोग पास ही के ही छोटे छोटे घरों में रहा करते थे। पर थोड़े टाइम के बाद कंपनी ने और थोड़े लोगों को ज्वाइन किया, जिससे कि जगह कम पड़ने लगी। तो कंपनी वालों ने सोचा कि क्यों ना अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए जहाँ पे अच्छी सी जगह हो, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे थे उसको तकरीबन 2-3 साल तो लगने ही वाले थे। इसलिए हम लोगों ने आसपास के सारी जगहों को ढूंढा। तब जाके हमें एक अपार्टमेंट मिला जो कि नया नया बना था। अभी तक उस अपार्टमेंट में कोई भी रहने को नहीं आया था। वो अपार्टमेंट 4 माले का था, जिसमें नीचे के माले पे खाना बनाया जाता था और बाकी के 3 माले लोगों को रहने के लिए। तो ऐसा था कि हर कमरे में 2-2 लोग रहते थे। पहले कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा। मुझे भी यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा था कि उस फीलिंग के बारे में मैं आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। क्योंकि जो अपार्टमेंट में हम रहते थे वो अपार्टमेंट भीड़ से बहुत दूर था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक रात की बात है, हम लोगों ने देखा कि हमारे अपार्टमेंट से करीब 100 मीटर की दूरी पर पीछे के साइड में एक स्मशान है और लोग वहाँ डेड बॉडीज़ को लेके जला रहे थे। सच बोलूँ तो उस फीलिंग के बारे में सोचते ही मुझे अभी भी डर लगता है। आप ही सोचिए, रात के टाइम पे जब आप किसी बॉडी को जलते हुए देखोगे तो आप कैसा महसूस करोगे। ये चीज़ वही समझ सकता है जिसका घर या तो फिर जिसने ये सारी चीज़ें देखी हो। अब काम का प्रेशर बहुत था, इसलिए हम लोगों ने इस सारी चीज़ को इग्नोर किया। इस चीज़ पे हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़े दिन ऐसे ही बीत गए। मेरा जो रूममेट था वो आधी रात को चिल्लाता और उठ जाता और कहता कि किसी ने उसके पैर को खींचने की कोशिश की। मैंने उसे कहा कि भाई देख, तूने कोई सपना देखा होगा, इसलिए तू सो जा। वो भी मेरी बात मान के सो जाता। पर दूसरे दिन उसने ये बात सारे लोगों से कही। उसने पहले तो सोचा था कि ये मजाक मैं उसे कर रहा हूँ, पर जब वो उठता और मुझे देखता कि मैं सो गया हूँ तो वो काफ़ी डर जाता और भगवान का नाम लेके सो जाता। सब लोगों ने उसे कहा कि ये पक्का उसका वहम है। हमारे ही 20 लोगों के स्टाफ में एक बावर्ची था जो कि हम सबके लिए खाना बनाता था। वो कहता था कि किचन में उसको कोई हो ऐसा महसूस होता है। कभी कभी तो बर्तन ऐसे ही गिर जाते हैं। उसको बहुत डर लगता, पर वो ये बात किसी से शेयर नहीं कर सकता था क्योंकि शायद लोग उसका मजाक उड़ाते। अब सच बोलूँ तो हम 20 लोगों के स्टाफ में ही इतना डर पैदा हो गया था कि हम 8 बजे के बाद किसी के रूम में जाके मिलते भी नहीं और सो जाते। दूसरे दिन उठ के काम में चले जाते। बस ऐसा ही रूटीन हमारा हो गया था। जो मेरा रूममेट था, मेरा अच्छा दोस्त था, उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी। उसका वज़न काफ़ी हद तक कम हो गया था। उसने फिर थोड़े दिनों की छुट्टी ली। एक दिन जब मैं अपने काम से लौटा तो मुझे खबर मिली कि जो मेरा रूममेट है उसका पैर टूट गया है। तो मैं उसकी खबर लेने के लिए हॉस्पिटल चले गया। मैंने जब उससे सारी चीज़ें पूछी तो उसने कहा कि वो खाना खाने के लिए नीचे जा रहा था। उसने देखा कि सीढ़ियों पे एक बूढ़ी औरत चलते चलते किचन की तरफ जा रही है। उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम होगा, पर वो अपना डाउट क्लियर करना चाहता था, इसलिए वो उस औरत के पीछे ही किचन में चले गया। उस टाइम पे किचन में कोई भी नहीं था। जब उसने किचन का दरवाज़ा खोल के अंदर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था। वो ये देख के इतना डर गया था कि वो भागते भागते
ऊपर जा रहा था। अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसको पीछे से पकड़ लिया है और उसको इतना ज़ोर से नीचे गिराया कि वो हवा में तैर के नीचे गिर गया और उसका पैर टूट गया। यह बात भले ही मानने में ना आए, पर मेरे साथ ऐसा हुआ था। उसकी स्टोरी सुन के अब तो मैं बहुत डर गया था। हम लोगों ने अपनी कंपनी से एप्लीकेशन लिखी कि चाहे कुछ भी हो जाए इस अपार्टमेंट में नहीं रहना, और हमारी कंपनी करती भी क्या। कंपनी ने फिर सारे वर्कर्स को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया और थोड़े दिनों तक उस अपार्टमेंट में पूजाएं चली, मंत्र पढ़े गए, तब जाके सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब हम लोग फिर से वही अपार्टमेंट में रहते हैं, पर अब सारी चीज़ें एकदम से नॉर्मल है। मेरा नाम मोहन है और मैं गुजरात के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं मेरे दोस्तों के साथ मूवी देख के वापस घर आ रहा था। हुआ यूँ कि हम लोगों की फेवरेट पिक्चर पर्दे पे लगी थी और हमारे गांव में कोई भी थिएटर नहीं था। सबसे पास का थिएटर तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर का था। ये बात बहुत बहुत सालों पहले की है, तकरीबन 30 साल पहले की ये बात है। उस टाइम पे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हुआ नहीं करता था और पैसे भी उतने हमारे पास नहीं थे। हमारे पास इतने पैसे थे कि हम बस मूवी को देख सके, उतने ही पैसे हमारे पास थे। हम लोगों ने सोचा कि 2-3 घंटे पहले निकलेंगे तो चलते चलते वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम कोई भी ट्रांसपोर्ट करें, और वैसे भी उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट बहुत कम था। हम लोग चलते चलते टाइम पास करते करते मूवी देखने गए। मूवी ख़त्म होने तक रात के 1 बज चुके थे। हम लोगों ने सोचा कि जल्दी जल्दी चलना शुरू करते हैं, क्योंकि हम सारे लोगों के घर खेतों में थे। तो सीन ऐसा था कि मेरा घर सबसे लास्ट में था। घर पहुंचते पहुंचते रात के 2:30 बज चुके थे। हमारे गांव में पहुंचते पहुंचते रात के 2:30 बज चुके थे। मैंने फिर मेरे दोस्तों को अलविदा किया और अपने घर के तरफ चलने लगा। हमारे घर के बीच में एक छोटा सा पेड़ पड़ता है, जिसके चारों ओर छोटे छोटे पेड़ है। दूर से ऐसा लगता है कि जैसे 5-6 आदमी बैठे हुए हो। उन छोटे छोटे झाड़ियों में से मुझे किसी औरत के घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा यह पक्का कोई कीड़ा होगा, इसलिए ज़्यादा सोचे बिना मैं आगे बढ़ते जा रहा था। अचानक से मेरे पीछे से मुझे वो आवाज़ फिर से सुनाई दी। अब वो आवाज़ मैं साफ साफ सुन पा रहा था। वो पक्का किसी घुंघरू की आवाज़ थी। मेरे मम्मी ने मुझे कहा था कि एक चुड़ैल है जो कि ये सारे नाटक करेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना और डर से कोई भी आवाज़ नहीं निकालना। अगर उसको पता चल जाएगा तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं इस बात को मिस कर गया था और मेरे मम्मी से मैंने कहा था कि मैं मूवी देखने के बाद दोस्त के पास ही सो जाऊंगा, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा था। मुझे मेरी मौत अब मेरे सामने नज़र आ रही थी, क्योंकि ये चुड़ैल इतनी खतरनाक थी कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। पिछले 15 साल से वो चुड़ैल वही इलाके में रहती थी। वो मुझे ज़ोर ज़ोर से बुला रही थी, मुझे पीछे मुड़ने को कह रही थी, पर मैंने आगे से ही कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें क्या चाहिए। वो हंसते हंसते अब मुझे ही बुला रही थी। मैं समझ गया था कि आज ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए भगवान का नाम लेते लेते मैं अपने घर के पास पहुंचा और बिना कुछ बोले ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं वहीं गिर गया। मेरी आँख खुली तो मैं दूसरे दिन अपने घर के अंदर पड़ा हुआ था। पूछने पर पता चला कि मैं बेहोश हो गया था। मैंने रात की सारी बात मेरे मम्मी पापा से शेयर की। पहले तो उन्होंने मुझे डांट लगाई, पर उन्होंने बाबा को बुलाया, जिन्होंने मेरा झाड़ फूँक किया और कहा कि अच्छा हुआ तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वरना तुम्हारे साथ क्या हो सकता था तुम ये सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी लाश मिलती या तो फिर तुम मिलते ही नहीं। ये तो भगवान की कृपा है कि तुम अभी जिंदा हो।